नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इसी क्रम में हिंदी लिटरेचर की तैयारी के हेतु हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आदिकाल भक्तिकाल को करने के बाद रीतिकाल के अंतिम चरण में है। और आज का हमारा प्रकरण रहेगा कवि सेनापति। 5वें नंबर के ये कवि हैं। हमने केशवदास, दूसरे नंबर पर बिहारी, तीसरे नंबर पर देखा भूषण और चौथे नंबर पर देखा मतीराम को। 5वें आज के हमारे कवि हैं सेनापति। बहुत संक्षिप्त एक एक पैराग्राफ में इनका परिचय दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, क्योंकि इनसे जो प्रश्न बनते हैं और जो इनका विस्तृत परिचय है वह रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में दे चुके हैं। तो सभी को संक्षेप में देखने के बाद अति शीघ्र हम अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे, जिस पर यह पूरी पुस्तक आधारित है। ठीक है, तो यह पुस्तक परीक्षा उपयोगी दृष्टि से तो आपके लिए उपयोगी है ही, साथ ही साथ यह हिंदी साहित्य के इतिहास को यदि आप आलोचनात्मक तरीके से समझना चाहते हैं, उसके विकास क्रम को समझना चाहते हैं और इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के इस पुस्तक के विषय में क्या विचार हैं, क्योंकि जितने भी पुराने वीडियोस हैं जो इसके मैं बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बल्कि चैनल पर जितना भी अब तक मैटर मैंने उपलब्ध करवाया है सबकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आप बहुत इजीली अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप नेट दे रहे हो या किसी भी राज्य से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दे रहे हों। तो आइए आज का कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें आप अपनी। कवित्र रत्नाकर के रचयिता सेनापति की कविता कुछ रीतिकालीन प्रवृत्तियों को अच्छे ढंग से विवृत करती है। रीतिकालीन चलिए फोकस सही नहीं है, थोड़ा फोकस ठीक कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी। रीतिकालीन कवि एक खास ढंग से छंद की लय और गति की साज संभाल पर जोर देते हैं। रीतिकालीन कविता की विशेषता क्या है कि रीतिकालीन कवि एक खास ढंग से छंद की लय और गति की साज संभाल पर जोर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही आपका बार बार पूछा जाता है कि कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है। एक प्रश्न बन गया। दूसरा, सेनापति किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के हैं। इसीलिए यह ठीक है कि इस प्रक्रिया में वे अनुप्रास, यमक और श्रेष्ठ जैसे अलंकारों की अधिक सहायता लें। पर बहुत बार नाद सौंदर्य को चरम मूल्य मानकर इन कवियों ने रचना की और ऐसी स्थिति में बहुत बार कविता ध्वनियों का खिलवाड़ होकर रह गई और फिर कम समर्थ कवियों में तो ये खिलवाड़ ही प्रधान हो गया। सेनापति ने श्लेष तथा यमक का सजग और घोषित रूप में प्रयोग किया है। इसे वे अपनी काव्य रचना का वैशिष्ट्य मानते हैं। इस संबंध में गर्वोक्ति करते हुए उन्होंने कहा है। कौन से अलंकारों का श्लेष और यमक का सजग और घोषित प्रयोग किस कवि ने अपने रीतिकाल में अपने ग्रंथों में किया है, अपने काव्य में किया है, तो वह है सेनापति। सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई जाकी द्वि अर्थ कविताएं निर्वाह की जाए। जिसकी कविता के जिस काव्य के दो अर्थ निकल सकें वही वास्तव में कविता है। सेनापति के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्लेष का प्रयोग सामान्य काव्य भाषा से एक रचना होकर उसमें ऊपर से जड़ा हुआ चमकता दिखाई देता है, यानी एक ही बात के दो अर्थ। अतः इस बात की संभावना अधिक है कि श्लेष कविता में अभिव्यक्ति के प्रवाह को भंग करे, बजाय इसके कि उसे सघन करे। कविता के लंबे इतिहास में श्लेष के सूक्ष्म प्रयोग भी मिलते हैं, पर उनकी संख्या इतनी विरल है कि श्लेष का संबंध चमत्कार से अधिक जुड़ गया है, भाषा की सृजनात्मक क्षमता से उतना नहीं। इसका एक रोचक प्रमाण यह है कि स्वयं सेनापति के ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध छंद वे हैं जिनमें श्लेष का प्रयोग नहीं है। कहने का तात्पर्य देखिए, रीतिकाल में ऋतु वर्णन शुक्ल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं जिन्होंने अब तक हमारे साथ शुक्ल को नहीं पढ़ा है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्ल का पूरा ग्रंथ आपका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
तो उसमें दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि रीतिकाल में अपने ऋतु वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर होगा सेनापति। और पूछा जाए कि रीतिकाल में त्योहारों के वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो फिर सही उत्तर होगा पद्माकर। ठीक है। अब इनके ये स्वयं कह रहे हैं कि कविता वो अच्छी है जिसमें श्लेष यानी एक ही बात के दो दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ निकलते हों। लेकिन इनके जो छंद प्रसिद्ध हैं, जिनके आधार पर इनके काव्य को प्रसिद्धि मिली, आश्चर्य की बात यह है कि उसमें तो श्लेष अलंकार है ही नहीं। यहाँ स्मरणीय है कि सेनापति उन विशिष्ट कवियों में हैं जिन्होंने ऋतु वर्णन को एकांतिक रूप से अपनी कविता का उपजीव्य बनाया है। ग्रीष्म वर्णन से संबद्ध कवि का प्रख्यात छंद है, देखिएगा, वृष को तरणी तेज, वृष कहूँ तरणी तेज, सहसौ किरण करी, ज्वालन के ज्वाल विकराल बरसत हैं, ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। तचत धरणी जग जरत झरनी, सीरी छा को पकड़ी, पंथी पंक्षी विरमत हैं। इस कवित्त छंद में लघु और दीर्घ ध्वनियों का क्रम एक खास ढंग से रखा गया है। सेनापति अपने कवित्तों की बंदिशों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये पूछी जा सकती है, अगर पेपर में यहाँ से पूछना चाहे सेनापति से तो पूछे कि अपने कवित्तों की बंदिशों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सेनापति। जिसमें ग्रीष्म ऋतु का वातावरण आप से आप बनता है, लघु स्वरों में गर्मी की दोपहरी का सन्नाटा है और दीर्घ ध्वनियों में उसकी विकरालता। ये दोनों स्थितियां एक साथ भाषा की लय से जुड़ी हुई हैं। इसकी तुलना ग्रीष्म वर्षा के श्लिष्ट वर्णन में भाषा की कोई लय नहीं बनती, केवल कौतुकपूर्ण वर्णन के लिए छंद की आरंभिक पंक्तियां देखिए। देखें छिति अंबर जलहि चारों ओर छोर। यहाँ जलहि के दो अर्थ हुए, जल ही जल है और जलता है। पहले प्रयोग में जलई शब्द संज्ञा है, दूसरे में क्रिया। इस दृष्टि से दोनों प्रयोगों की लय अलग अलग हो गई, भंग पद यमक की तरह। दाता और सूम के एक साथ वर्णन में सभंग श्लेष का उदाहरण दृष्टव्य है। नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे। तो ये तो देखिए शुक्ल की बुक में भी आपको मिलेगा, दाता और सूम दोनों का वर्णन इसमें आया है ना, दानवी का। देखिए यहाँ श्लेष का मूलाधार पंक्ति का पहला अंश है, नाही करें, अर्थात दोनों अर्थ लेने के लिए स्पष्ट ही इस अंश को अलग अलग आघात के साथ पढ़ना होगा और तब लय का प्रवाह एक रूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे श्लिष्ट प्रसंगों में काव्य भाषा के महत्वपूर्ण तत्व का निर्वाह प्रकृत्या बाधित होता है। नाही करें यानी मना नहीं कर रहा, थोड़ी मांगे, थोड़ा मांगता थोड़ा है और सब देने को कहता है। नाही करें, मना कर, बार बार मना कर रहे हैं और थोड़ा मांगने पर भी सब कुछ देने को तैयार है। जहाँ तक अर्थ का संबंध, श्लेष का अर्थ अधिकतर अभिधेयार्थ होगा। कवित्त रत्नाकर के संपादनकर्ता उमाशंकर शुक्ल की टिप्पणी देखिए। अब ये कवित्त रत्नाकर का संपादन किसने किया? उमाशंकर शुक्ल ने। की टिप्पणी संदर्भ में दृष्टव्य है, कवित्त रत्नाकर की भाषा में अभिधेयार्थ ही प्रधान है। श्लिष्ट कविता के दो अर्थ होते हैं किंतु वे दोनों अर्थ वाच्यार्थी रहते हैं, अतः वहां भी अभिधा ही मानी जाएगी। पृष्ठ संख्या 43 पे इन्होंने इसको लिखा है। वस्तुतः मध्यकालीन श्लेष अथवा यमक की अर्थ शक्ति के संदर्भ में सबसे बड़ी सीमा यही है कि वहाँ श्लेष के दोनों अर्थ एक दूसरे से टकराकर उन्हें गहरा और संश्लिष्ट नहीं बनाते, बल्कि एक ही छंद में एक दूसरे से अलग और असंबद्ध रहकर कवि की चतुराई या कौशल को प्रदर्शित करते हैं। दाता और सूम यानी भिखारी और दाता, ग्रीष्म और वर्षा अथवा विष्णु, लाल सूर्य तथा रात्रि साथ साथ वर्णित कर देना भाषा के सामान्य धरातल पर कवि कौशल हो सकता है, पर यह वर्णन भाषिक समरसता और प्रभा तथा अनुभूति के स्तर से बहुत ओछा पड़ता है। यहाँ भाषा अनुभूति का रूप नहीं, खिलवाड़ का माध्यम भर है। जब आप ज़्यादा उसमें प्रयोग करने लगते हो ना, तो फिर कविता का सौंदर्य काव्य में नहीं रह जाता है ना। कहने का तात्पर्य जैसे कि उन्होंने किया, केशव दास ने अच्छा लिखा, लेकिन
चमत्कार दिखाने में इतने बिजी हो गए कि फिर उसमें से काव्य तो खत्म ही हो गया ना, कविता खत्म हो गई, रस खत्म हो गया। रीति काव्य का एक बड़ा अंश जिसका उदाहरण प्रस्तुत करना जान पड़ता है, इसलिए केवल संयोग नहीं कि सेनापति के ऋतु वर्णन के प्राय सभी प्रसिद्ध और अच्छे छंद श्लेष या यमक पर आश्रित नहीं हैं। ठीक है, तो आपने आज ये जान लिया। देखिए सेनापति को आप शुक्ल में से भी पढ़ लीजिएगा, एक आध लाइन ही इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपको सेनापति के यदि प्रश्न देखने जहाँ से बनेंगे तो वो शुक्ल से बनेंगे। रीतिकाल के काव्य तक बहुत कम संभावना रहती है, शुक्ल ने जो लिख छोड़ा है ना, उसके बाद जब दूसरे किसी को पढ़ते हैं तो वो थोड़ा कम ही लगता है। खैर, शुक्ल को लिखने के बाद जब कुछ शेष ही नहीं रहा तो थोड़ा बहुत जितना भी ये अपनी उसमें जान पाए हैं अपने रिसर्च वर्क में, इन्होंने हमें समझाया। कुल मिलाकर हमें तो एक नई जानकारी ही मिल रही है। शुक्ल को देखा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को देखा, तो कुल मिलाकर एक नई जानकारी हमें मिलती है। नए परीक्षार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, चाहे यूपी पीएससी वाले हैं, यूपीएचईएससी वाले हैं, या आप नेट वाले विद्यार्थी हैं या हरियाणा या एमपी किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी चैनल पे प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी है और तीसरे नंबर पर यह बुक है। वन लाइनर के रूप में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट के रूप में व्याख्यात्मक प्रमाणिक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सब कुछ, और साथ ही साथ गोदान और आपका बंटी जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों सहित कहानियाँ, कविताएं, सब कुछ इस चैनल की प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें यदि चैनल पे आए हैं तो। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग हिंदी बुकशाला है, उसकी प्लेलिस्ट भी चेक करें। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। जय हिंद।